हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जिन पर क्या प्रश्न मानचित्र पर आधारित बन सकते हैं। इसको हम देखेंगे प्रश्नों के ही माध्यम से और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमने बीते सप्ताह जो अभ्यास प्रश्न आपको दिया था, निम्नलिखित स्थलाकृतियों पर विचार कीजिए। विषुवतीय वर्षावन, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने प्रकार की स्थलाकृतियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। तो बात कहाँ की हो रही है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। केवल एक प्रकार की, केवल दो प्रकार की, केवल तीन प्रकार की, या सभी चार प्रकार की? सभी चार प्रकार का मतलब इन चारों से यहाँ पर मतलब है। तो इसके लिए चलिए आइए देखते हैं नक्शे पर कि क्या अवस्थिति दिखाई देती है। दक्षिण अमेरिका का नक्शा आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विषुवतीय वर्षावन है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे तो आपको सिलवास लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे यह विषुवतीय वर्षावन का ही क्षेत्र है, इसे सिलवास कहते हैं। देखिए यह अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र है मुख्य रूप से, और जितना आप हरा क्षेत्र यह देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहीं पर सिलवास वर्षावन है। और मुख्य रूप से यह कहां पर मौजूद दिखेगा आपको? तो देखिए यहां पर यह है भूमध्य रेखा, और यहां पर है 10 डिग्री दक्षिण और इसके 10 डिग्री उत्तर के क्षेत्र के बीच में ही यह दिखाई देता है सिलवास का क्षेत्र। यहां पर वृक्ष इस प्रकार से लगे हुए हैं कि आसमान से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई एक प्लेन मैदान है, क्योंकि एक समतल मैदान पर ही सारे वर्षावन लगे हुए हैं। इनकी ऊंचाई ऊपर की तरफ एक बराबर है, तो एक समतल मैदान की तरह इन वृक्षों के ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। अब बात आती है कि हमने देखा कि जो पहला विषुवतीय वर्षावन था, विषुवतीय वर्षावन 0 से 10 नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और यहां पर हम सिलवास के नाम से उसे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है उष्ण मरुस्थल। अब उष्ण मरुस्थल कहां देखने को मिलेगा? तो हमें यहां पर और नीचे आना होगा, और अब हम देखेंगे 20 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अटकामा डेजर्ट है, और यह अटकामा डेजर्ट जो है उष्ण मरुस्थल है। अब देखिए पूरी तरह से यह 20 से 30 डिग्री के बीच में नहीं है, थोड़ा सा यह 10 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल होता क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है, कहने को तो एक भूमध्य रेखा है और आधा हिस्सा उत्तर में है और आधा हिस्सा दक्षिण में है, लेकिन जितना बसावट और जितना घना, क्योंकि स्थल क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर में ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इस वजह से जो हमारा क्लाइमेट है हल्का सा उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है कभी कभी, तो कुछ अक्षांश ऊपर तक भी स्थिति देखने को मिल सकती है। एक सटीक हम लेके नहीं चल सकते हैं। मुख्य रूप से 20 से 30 के बीच में माना जाता है। तो यह भी दिख गया हमें उष्ण मरुस्थल। अब शीत मरुस्थल देखें तो शीत मरुस्थल के रूप में आप देखेंगे तो आपको यहां पर पैटागोनियन डेजर्ट दिखाई देगा, कोल्ड डेजर्ट है। यह हम देखें तो मुख्य रूप से 45 डिग्री अक्षांश के नीचे आगे की तरफ बढ़ने पर दक्षिण की तरफ यह हमें दिखाई देगा। तो दक्षिण अमेरिका में यह भी दिख गया। अब देखते हैं चौथा यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अब हम देखें यहां पर पंपास आप देख सकते हैं। यहां पे यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है, और यह मुख्य रूप से 22.5 से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं तो चारों के चारों ही हमें विकल्प मिल जाते हैं। इसका मतलब सभी चार प्रकार की हमें स्थलाकृतियां मिलती हैं। उत्तर हो गया डी। अब अगला सवाल देखते हैं, जो आज का पहला सवाल है। पहले खबर देखिए क्या है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की RODTP, जिसको हम क्या कहेंगे, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट योजना की प्रतिक्रिया में भारतीय उत्पादों पर CVD क्या है? देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया है। अब यह पूरा का पूरा मामला क्या है? देखिए एक तरह से बहुत आसान भाषा में अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए कि भारत चाहता है कि कोई व्यक्ति है, वह कुछ उत्पाद तैयार कर रहा है, और वह उत्पाद जो तैयार होगा वह सीधे विदेश में जाएगा, यानी कि निर्यात होगा। तो भारत सरकार अगर यह कह दे कि आप उस उत्पाद को तैयार करिए, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो मान लीजिए कि किसी को जूता बनाना है, तो जूता बनाने में वह कुछ ऐसे, जैसे कि उसके बात करें, लेस की बात करें, या कुछ और चीज़ें जो जूते में लगाई जाती हैं, जिसको अलग जगह से जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको खरीदता है,
और उसको अपने उत्पाद को बनाने में उपयोग में लाता है, तो वहां पर उसको टैक्स भरना पड़ा। तो वो टैक्स जो उसको भरना पड़ा था, मान लीजिए कि भारत सरकार वो टैक्स में उसको राहत दे देती है। अब ऐसे में क्या होता है कि उसकी कीमत कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगा नहीं। अब वह मार्केट में जाएगा, मान लीजिए यूरोप या अमेरिका कहीं मार्केट में गया, अब वहां मार्केट में जाने पे उसकी कीमत बाकी प्रोडक्ट जो वहां के प्रोडक्ट हैं उनकी तुलना में कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स में उसको राहत मिल गई है। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो वहां के देश क्या करेंगे, टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे कि प्रतिस्पर्धा बराबर की बनी रहे, यहां से जो निर्यात होगा उत्पाद उसको लाभ प्राप्त ना हो। ऐसा भारत भी चीन के मामले पर कर सकता है और भारत के साथ कोई और देश भी कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती रहती है। तो यही है। अब यहां पर जरूरी हो जाता है हम थोड़ी सी यूरोप के बारे में और अमेरिका के बारे में इस प्रश्न के माध्यम से समझें। पहला कथन है, यूरोप की मुख्य भूमि का कुछ हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है, यूरोप का अधिकांश हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और तीसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की मुख्य भूमि लगभग पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंध में ही स्थित है। अब हमें समझना होगा कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या उपयुक्त सभी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर हम देख लेते हैं कि कटिबंध की जो बात चल रही है किस प्रकार के हैं, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध क्षेत्र की, तो वह समझ जाते हैं। अब यहां पे देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यूरोप की मुख्य भूमि का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां से कहां तक है? यह पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हो गया। क्या आपको इतना भी अगर इस सवाल के लिए पता हो कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही मौजूद हैं, यानी कि तीनों ही उस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? आपको अगर इतना भी पता होगा तो इस सवाल का जवाब आप इस स्टेटमेंट के बारे में जान जाएंगे कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो महाद्वीप है अफ्रीका का महाद्वीप। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में ये है भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद अब देखते हैं यह है मकर रेखा, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कर्क रेखा, सॉरी ये है कर्क रेखा। अब यहां पे देखिए, यूरोप कहीं से कहीं तक नहीं है, काफी दूर है, जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा था? कह रहा था कि यूरोप की मुख्य भूमि का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देता है, हमें कोई हिस्सा नहीं दिखता। यूरोप यहां येलो कलर में देखिए तो ये 36 डिग्री अक्षांश के बाद से शुरू होता है और कर्क रेखा तो 23.5 तक ही है। चलिए, ये मामला तो खत्म हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट, यूरोप का अधिकांश हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। चलिए ये देख लेते हैं। अब उपोष्ण कटिबंध से अगर हम सीधा सीधा मतलब निकालें तो इसका मतलब होगा 23.5 से लेकर के यहां पर आ जाइए 66.5 तक। अब यहां पर यह है 23.5 का और यहां पे 66.5 का। अब मुख्य हिस्से की बात कही है या ज्यादातर हिस्से की बात कही है, कुछ हिस्से की? तो यहां पे कहा है ज्यादातर, यानी कि अधिकांश हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। तो देखिए, अधिकांश हिस्सा हमें देखने को मिलता है यह वाला, तो ये सीधे सीधे मौजूद है उपोष्ण कटिबंध में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि लगभग पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंध में ही स्थित है। चलिए, अब उपोष्ण कटिबंध में आने के लिए इसी चीज को हम आगे और बढ़ा लेते हैं। अब इसको चलिए बढ़ाइए, और यहां से ये बढ़ गया। अब आप देखें तो अमेरिका की जितना भी मुख्य भूमि का क्षेत्र है वह कवर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ अमेरिका, कनाडा तक का भी क्षेत्र कवर हो गया। जबकि क्या बात कही गई है, आप देखिए कहा क्या गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका इस तरफ से तो पूरा कवर है, नीचे की तरफ से मेनलैंड तो पूरा कवर है, कुछ आइलैंड वगैरह हो सकते हैं कि कवर ना हो। लेकिन सवाल में देखिए स्टेटमेंट अगर हार्ड नहीं है, क्या कहा है? लगभग पूरी तरह से। तो ऐसा बिल्कुल है कि लगभग पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंध में ही हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो हम क्या कहेंगे? हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा। अब देखते हैं अगला सवाल।
अर्जेंटीना ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपनी मुद्रा अर्जेंटाइन पेसो का अवमूल्यन कर दिया है। अब देखिए, एक तो हमें यहाँ पे तथ्य क्या मिलता है कि जो अर्जेंटीना है उसकी मुद्रा है अर्जेंटाइन पेसो। अब इसका अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन को क्या बोलेंगे? डिवैल्यूएशन। एक शब्द होता है डिप्रिसिएशन और एक वर्ड होता है डिवैल्यूएशन। ये देखिए, एक होता है मुद्रा ह्रास और एक होता है अवमूल्यन। इस दोनों में शब्दों में अंतर क्या है? अगर आपको पता है, अगर आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, तो इसको आपको पता होगा क्या अंतर है, तो आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अवमूल्यन पर बात कर लेते हैं। अवमूल्यन का मतलब यह होगा कि सरकार की ही मंशा थी कि अपनी मुद्रा की कीमत को घटा दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो इससे निर्यात ज्यादा होगा। निर्यात ज्यादा होगा मतलब क्या हो गया कि इस कीमत कम हो जाएगी उत्पाद की, तो बाहर के लोग उसे आसानी से खरीद सकेंगे। उनका डॉलर मजबूत होगा बाहर के लोगों का, तो वह उसे आसानी से खरीद लेंगे। अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्जेंटीना और मध्य यूरेशिया के कुछ क्षेत्रों में एक जैसी जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, अर्जेंटीना के कुछ क्षेत्र एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत है। तीसरा है, अर्जेंटीना के लगभग 1/3 क्षेत्र में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक और दो और 3 और कोई भी नहीं। तो देखिए, अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला ऐसे ही शुरुआत कर दे। अर्जेंटीना और मध्य यूरेशिया के कुछ क्षेत्रों में एक जैसी जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। चलिए नक्शे पर देखते हैं। अर्जेंटीना और मध्य यूरेशिया के लिए कह रहा है, तो कौन सी एक जैसी जलवायु परिस्थिति है? स्टेपी तुल्य। स्टेपी तुल्य जलवायु है। स्टेपी तुल्य जलवायु का मतलब क्या हो गया? स्टेपी तुल्य जलवायु का सीधा मतलब है कि 30 से 45 उत्तर दक्षिण दोनों की तरफ मध्य क्षेत्र में 30 से 45 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ दोनों की तरफ मध्य क्षेत्र में यह होता है। तो कहां पे है? तो आप यहां पर देखिए, अर्जेंटीना में आपको दिखेगा पंपास, और यहां पर आप देखिए तो यूरेशिया क्षेत्र में आपको दिखेगा स्टेपी। उसके अलावा आप उत्तर अमेरिका में देखें तो यही प्रेरीज है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में देखिए तो येल्ड है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो डाउन्स है। ये सारे के सारे स्टेपी तुल्य हैं। तो ये कहां पे होते हैं? 30 से 45 उत्तर दक्षिण दोनों की तरफ, और मध्य में रहेंगे। महाद्वीप के मध्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से मौजूद दिखाई देंगे। तो यहां पर आप देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि अर्जेंटीना और मध्य यूरेशिया। तो आप देखिए यहां अर्जेंटीना में पंपास और मध्य यूरेशिया में स्टेपी, ये दोनों के दोनों एक ही प्रकार के हैं जो हमने बात की, स्टेपी तुल्य। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट, अर्जेंटीना के कुछ क्षेत्र एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब किसी पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिस तरफ बारिश नहीं हो पा रही है। किस प्रकार से नहीं हो पा रही, चलिए उसको भी समझते हैं। अब देखिए नक्शे पर यह एंडीज पर्वत आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा। अब यहां पे अर्जेंटीना का क्षेत्र कहां पे है? यहां पर देखिए, ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। अब देखिए यह किस अक्षांश पे आपको दिखाई देता है? यहां पे आप देखिए यह 30 अक्षांश है, और उसके नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे 30 से नीचे की तरफ अब हम जाएंगे तो हवाएं किस तरफ से चलेंगी? इसके लिए हवाएं चलेंगी जो पछुआ हवाएं होंगी, वो कुछ इस प्रकार से चलेंगी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, मतलब इस प्रकार से चलेंगी। 30 के नीचे की बात करेंगे, ठीक है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। और जब ऐसा होगा तो यहां पर एंडीज पर्वत आ जाएगा, और एंडीज पर्वत की ऊंचाई काफी ऊपर है। इसकी वजह से यह जलवायु विभाजन का काम करता है। तो इसके जस्ट दूसरी तरफ बारिश होने की स्थिति कम से कम होगी, यही छाया क्षेत्र होगा, और यहीं पर है पैटागोनिया डेजर्ट, यहां पर बारिश नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट सही है, और पहला वाला स्टेटमेंट भी सही था। तीसरा स्टेटमेंट देखें, अर्जेंटीना के लगभग 1/3 क्षेत्र में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब अर्जेंटीना के लगभग 1/3 क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु, अब देखिए हमें यह समझना पड़ेगा भूमध्य सागरीय जलवायु से मतलब क्या है। चलिए देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब यह है कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री
नॉर्थ में ही 30 से 45 और साउथ में भी 30 से 45। स्टेपी तुल्य और भूमध्य सागरी में देखिए 30 से 45 हमने दोनों की तरफ बोला, नॉर्थ साउथ दोनों में, लेकिन स्टेपी तुल्य में हमने बोला था महाद्वीप के बीच में, और यहां पे हम भूमध्य सागरी में क्या बोल रहे हैं, पश्चिम की तरफ। तो देखिए पश्चिम की तरफ का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से। अब यहां पे आप देखें तो कैलिफोर्निया पश्चिम में, यहां पे चिली में, फिर यहां पे अफ्रीका में, यह भी पश्चिम में, मतलब जिस भी जगह पर आप देखेंगे तो महासागर के पश्चिम की तरफ ही, सॉरी महाद्वीप के पश्चिम की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे क्या हैं, किस प्रकार के हैं, जैसा कि आपने सवाल में देखा था, भूमध्य सागरी प्रकार की जलवायु 30 से 45 नॉर्थ और साउथ दोनों में, और मिलेगा कहां पे, महाद्वीप में या पश्चिम की तरफ। सारे के सारे आप देखिए पश्चिम की तरफ है। अब इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से आप देखें तो इस क्षेत्र में ज्यादा मिलती है जहां पे भूमध्य सागर है, तो नाम उसका इसी वजह से भूमध्य सागरी जलवायु पड़ जाता है। तो अब आप देखिए जो सवाल पूछा था वो कहां के लिए पूछा था, इस क्षेत्र के लिए, अर्जेंटीना के क्षेत्र के लिए। अर्जेंटीना तो आप देखिए बीच में तो यहाँ एंडीज पर्वत आ जाता है और अर्जेंटीना पूर्व की तरफ होगा, और जबकि भूमध्य सागरी जलवायु जो है यह पश्चिम की तरफ होगी, थोड़ी सी इस महाद्वीप में इस तरफ होगी, चिली की तरफ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटमेंट गलत है। तो हम तीसरे स्टेटमेंट को जब हम गलत मानते हैं तो पहला और दूसरा सही होता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अब ये सवाल देखिए, खबर क्या है, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसी वजह से हम वहां के पड़ोसी देशों को जान लेते हैं, पोलैंड के आसपास के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोलैंड के पड़ोसी देशों के नाम को घड़ी की दिशा के सही क्रम में दर्शाता है। अब देखिए घड़ी की दिशा का क्रम क्या है, अमूमन हम ऐसे बोलते हैं, ये क्रम है क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ से, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ से। तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा ना थोड़ी नहीं हो कि यहाँ ऊपर से ही शुरू होगा, कहीं से भी शुरू हो सकता है, क्रम कहीं से भी शुरू हो, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, लेकिन होगा कैसे, डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब यहां पे देखिए हमें इन चारों में से देखना है कौन सा है। नक्शे पर देखिए सबसे पहले ये आपको पोलैंड दिखेगा। अब एक तरफ से देखना है बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, उसके अलावा जर्मनी और भी हैं। हम थोड़ा सा और इसको ऑप्शन के साथ देखेंगे तो बेहतर होगा। पहला ऑप्शन देखिए, बेलारूस, यूक्रेन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया। बेलारूस, फिर देखिए यूक्रेन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, फिर चेक गणराज्य, फिर स्लोवाकिया। अब यहां पे आप देखिए तो ये पीछे की तरफ आ गया, उस क्रम में नहीं मिला, तो ए नहीं होगा। फिर उसके बाद बी देखिए, यूक्रेन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, जर्मनी। यूक्रेन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, फिर उसके बाद जर्मनी। क्रम देखिए फिर से छूट गया, अब इसको भी नहीं शामिल करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, जर्मनी, बेलारूस, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। जर्मनी, बेलारूस, फिर उसके बाद स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। फिर आगे बढ़ते हैं स्लोवाकिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं चेक गणराज्य। अब आप देखिए कि हमने किस प्रकार से, भले बीच में गैप आए कुछ देशों के, लेकिन हम क्लॉकवाइज ही घूमते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अब अगला सवाल, हाल ही में ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। आपको बताना है आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कितने देश ईरान के पड़ोसी देश हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और केवल 5। अब आपको देखिए क्यों यह महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि ईरान जो है एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला देश इस संदर्भ में भी बन चुका है कि इसने भारत के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। तो अब हम जान लेते हैं कि हम जहां पर बिना वीजा के जा सकते हैं उसके आसपास के देश भी कौन से हैं। चलिए ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना होगा, समझना होगा कि आप देखिए नक्शे पर, पॉलिटिकल मैप अगर देखें तो यहाँ पर ईरान आपको दिखाई देगा, उसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी दिखाई दे जाएगा। और स्पष्ट तरीके से चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए ईरान है, यहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, यह भी इसका पड़ोसी है, अजरबैजान, आर्मेनिया, अब तुर्की, इराक, ये सारे के सारे पड़ोसी हैं। लेकिन आप देखिए जरा सीरिया को, सीरिया कहीं से भी कहीं तक, ये उसकी सीरिया की अधिकतम सीमा है और यह ईरान की है। बीच में इतना गैप है तो कहां से होगा? तो सीरिया तो नहीं है। अब उसके अलावा देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी काफी दूर है ईरान से, यह भी नहीं है। उज्बेकिस्तान और सीरिया के अलावा बाकी जितने भी प्रश्न में विकल्प मौजूद हैं, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और पाकिस्तान, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं आपको ईरान के पड़ोसी देशों के रूप में दिखाई दे जाएंगे। अब यहां पे अजरबैजान के मामले में देखें तो देखिए अजरबैजान का यह क्षेत्र तो आपको दिखाई देता है कि ईरान के साथ लगा हुआ है। बीच में आर्मेनिया का क्षेत्र यहां पर थोड़ा सा लगा हुआ दिखाई देगा, और फिर से यहां पे ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं एक छोटा सा क्षेत्र है, यह छोटा सा क्षेत्र अजरबैजान का ही क्षेत्र है। और इस अजरबैजान के क्षेत्र का एक विशेष नाम है जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको कहा जाता है नखचीवन। तो यह क्षेत्र है नखचीवन जो कि अजरबैजान का है, और नखचीवन और अजरबैजान की मुख्य भूमि के बीच में यहां पर आप देखिए तो आर्मेनिया है, और आर्मेनिया इसी माध्यम से ईरान से अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एंटी टेररिज्म विषय पर बैठकों की मेजबानी की है। आपको बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब शंघाई सहयोग संगठन में पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि चीन और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। देखिए तथ्यात्मक जानकारी है, नक्शे से इसका संबंध नहीं है, लेकिन हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। तथ्यात्मक जानकारी तो पता ही होनी चाहिए, नक्शे के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है, फिर से एक तथ्य की जानकारी। फिर तीसरा, भारत के अतिरिक्त 8 देश एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं। चलिए नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से देश हैं। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक और 3, 2 और 3 और उपर्युक्त सभी। चलिए नक्शे में देखते हैं कितने सदस्य देश हैं। सबसे पहली बात तो ये, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 9, लेकिन शुरुआत कहां से होती है इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। एससीओ की शुरुआत हुई थी, एक नाम था S5 जिसको हम कहते हैं शंघाई 5। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, जिसमें 5 देश थे, इसी वजह से S5 शंघाई 5 1996। कौन कौन से देश थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और रूस, ये 5 देश थे। उसके बाद होता क्या है, 2001 आता है। साल कौन सा है? 2001। और 2001 में एक और देश शामिल होता है इसमें, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता है और उसके बाद 2001 में ही ये अपना नया नाम बनाते हैं एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन। और शंघाई सहयोग संगठन की जब स्थापना 2001 में हुई तो उस वक्त इसके जितने संस्थापक सदस्य देश थे उसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो चुका था, क्योंकि 2001 में ही उज्बेकिस्तान हिस्सा बन गया था। तो अब पहला स्टेटमेंट जो हमने देखिए कहा था कि उज्बेकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य है, तो यह बात बिल्कुल सही मानी जाएगी कि 2001 में एससीओ बना, उसके पहले S5 था। और इस हिसाब से सही जवाब जो है वह यही है कि पहला स्टेटमेंट सही है। अभी पहले स्टेटमेंट तक ही हम पहुंचे हैं, दूसरे स्टेटमेंट को चलिए देखिए। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। इस पर गलतियां लोग करते हैं, तो इसका मुख्यालय शंघाई में नहीं है। कहां है? बीजिंग में। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा गलत, पहला सही है। अब तीसरा, भारत के अतिरिक्त 8 देश एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं। देखिए अब यहां पे 8 देश और भारत, बता तो रहा है 9 देश। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि 9 देश एससीओ के सदस्य हैं। तो भारत इसमें है कि नहीं फिलहाल के लिए? तो बिल्कुल है। हमने यहां पर अब देख लीजिए एक बार नक्शे पे, तो 2001 में हमने बताया 6 देश हो चुके थे। फिर आता है 2017। 2017 में 2 देश और आए, एक आया इंडिया और एक आया पाकिस्तान। अब कितने हो गए? 6, 2, 8। फिर आता है 2023 और 2023 में एक और देश सदस्य बनता है। चलिए गेस करिए उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ईरान। ईरान का स्टेटस चेंज हो चुका है, अब वह सदस्य देश है।
अफगानिस्तान का कोई सदस्य देश अभी नहीं है, परमानेंट सदस्य तो नहीं है, प्लस अभी इसका स्टेटस किस प्रकार का है यह भी क्लियर नहीं है। इस वक्त तालिबान के आने के बाद से क्लियर नहीं है इसका स्टेटस। तो फिलहाल के लिए अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला और तीसरा सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल के पहले खबर, ओमान के सुल्तान ने भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी है। इसी वजह से अब हम जानेंगे ओमान के अलावा अन्य देशों के बारे में जहां पर सैन्य उपस्थिति भारत की है। देखिए यहाँ पे यूएन की जो पीस फोर्स है उसकी बात नहीं हो, पीस आर्मी की बात नहीं हो रही है, यहाँ भारत की सैन्य उपस्थिति की बात हो रही है, यानी कि भारत की सेना के तौर पर वहां पे भारतीय सैनिक मौजूद हैं। उसके बारे में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों में भारत की सैन्य उपस्थिति है? अफगानिस्तान, ओमान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान। इस सवाल का जवाब निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपको सीधे सीधे पता हो कि कहां पर भारत की सैन्य उपस्थिति है और कहां पर भारत की सैन्य उपस्थिति नहीं है वाले अंदाज से या नहीं है वाले अंदाज से आपको पता चल जाएगा। तो भारत ने कभी भी एक अपनी सेना के रूप में अपने सेना के लोगों को अफगानिस्तान नहीं भेजा है, तो सीधे सीधे ये तो नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन जैसे ही यहां पे हटता है तो देखिए यहां पे भी पहला था, यहां पे भी पहला है, यहां पे भी पहला है, तो ए, सी और बी यहां से हट चुके हैं। उत्तर हमारा निकल चुका है डी, 2, 3 और 4 होगा। ओमान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, इन 3 जगहों पर ही मौजूद है। अब यहां पर आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि इन तीनों जगहों के अलावा और कहां कहां पर भारत अपने सेना को कहीं ना कहीं, चाहे तो एयरफोर्स का बेस हो, चाहे नौसेना का कोई क्षेत्र हो, मौजूद है। तो किसी न किसी रूप में देखिए भारत नेपाल में, ताजिकिस्तान में, ओमान में, श्रीलंका में अभी हम्बनटोटा में, और मालदीव में, उसके सेशल्स में, मॉरिशस में, मेडागास्कर में, सिंगापुर में, एक जगह यहाँ पे छूटी हुई लिखा नहीं है, पर भूटान में भी, क्योंकि भूटान को भी प्रशिक्षण देता रहता है, भूटान की सेना को भी, तो भारतीय सेना वहां पर मौजूद रहती है। ये सारे के सारे क्षेत्र जहां भी मैंने आपको बताया वहां पर भारत के सैनिक भारतीय सेना के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। चलिए अगला सवाल, अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज MV रुएन की भारतीय नौसेना ने मदद की है। अब देखिए अरब सागर में कोई भी मसला होता है तो वहां पर भारत भी अपनी उपस्थिति उस मसले को हल करने में दर्ज कराता है। यहां पर भी देखिए यही हुआ है कि अरब सागर में हाईजैक किया गया माल्टा के जहाज पर भारतीय नौसेना ने मदद की है। कि अब सवाल क्या है कि माल्टा एक द्वीपीय देश है और यह कहां स्थित है? भूमध्य सागर में, लाल सागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में या कैरिबियाई सागर में? सवाल बहुत ही आसान है और जवाब उतना ही आसान है। देखिए मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, यहां पर आपको दिखाई दे देगा माल्टा, तो सीधे सीधे सही जवाब इसका क्या है? मेडिटेरियन सी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, द्वीपीय देश है। और यहां पर थोड़ी अगर आप पास से देखें तो यहीं पर माल्टा के पास है सिसिली। सिसिली किस देश से संबंधित है? इटली से। तो यहां इटली के लोग माल्टा के पास वाले क्षेत्र में आ जाते थे और एक समय ऐसा था कि यहां के क्षेत्र की मछलियां वे पकड़ के ले जाते थे। इससे क्या दिक्कत हो रही थी? जो माल्टा के लोग हैं निर्यात करने के लिए उनके पास मछली ही थी, और उस मछली में भी अगर कोई सेंध मारेगा तो उनको दिक्कत होगी। फिर ये मामला काफी उठा। फिर आप जानते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो EEZ है वह किस प्रकार से धीरे धीरे करके सामने आता है, उसका एक अस्तित्व आता है कि 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा किसी भी देश का समुद्री सीमा में, वहां के संसाधनों को उपयोग करने का हक उसके पास होगा। चलिए अब देखते हैं आगे का सवाल। हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर का 1 वर्ष पूरा हुआ है। आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके कि शहर और उसका देश आपस में सही सुमेलित युग्म में मौजूद हैं कि नहीं है। कुनमिंग चीन, कार्टाजेना कोलंबिया, बान जर्मनी, रॉटरडैम नीदरलैंड। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं चीन में। तो चीन में आपको मिलेगा कुनमिंग, किस जगह पे मिलेगा? यहां पे। फिर उसके बाद अगला देश है कोलंबिया, कोलंबिया में कार्टाजेना, इस जगह पर आपको मिलेगा कोलंबिया में कार्टाजेना। फिर उसके बाद जर्मनी में बॉन, तो जर्मनी में बॉन है, बिल्कुल यहां पर जर्मनी है और इस जगह पे बॉन है।
और उसके बाद चौथा और जो आखिरी है नीदरलैंड। नीदरलैंड में आपको यहां पर मिलेगा आपका अगला शहर यानी कि रॉटरडैम। ये सारे के सारे जो हैं युग्म सही हैं, सुमेलित हैं। इसका जवाब नक्शे के माध्यम से सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि देशों की अवस्थिति भी आपको पता रहे। अब चलिए देखते हैं उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं, केवल 1, 2, 3 या 4। तो हमने देख लिया है इस चारों के चारों सही हैं। अगला सवाल, यहां पर सवाल जो बना है इस खबर से कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कितने कथन सही हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश भी कहा जाता है, पहला है। फिर दूसरा है कम से कम 7 देश ऐसे हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में 22 दिसंबर को सूर्योदय नहीं होता है। चलिए आप देखते हैं एक एक करके नक्शे से। तो जो पहला है उसको तो तथ्यात्मक रूप से जान लीजिए कि नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होता है, रोशनी कर्क रेखा की तरफ होती है, तो वहां पर जो नॉर्वे का क्षेत्र है, नॉर्वे का कौन सा स्वालबार्ड वाला स्पेशली जो क्षेत्र होता है, जो और ज्यादा पोल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वहां का जो क्षेत्र होता है वहां पर लंबे समय के लिए गर्मी के समय पर सूरज हमेशा बना रहता है। हमेशा जब सूर्य बना रहता है तो उसे मध्यरात्रि सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसके बारे में अन्य बहुत सारी जानकारियां हैं, आप चाहें तो कमेंट करके एक बार और उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए यह तो सही है तथ्यात्मक जानकारी के रूप में। अब अगला देखिए, कम से कम 7 देश ऐसे हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में 22 दिसंबर को सूर्योदय नहीं होता है। मतलब ये 22 दिसंबर, कभी कभी 21 दिसंबर, 22 दिसंबर ऐसा समय आता रहता है। अब इसको देखते हैं कि क्या यह सही है या नहीं है, कब होगा, वो 7 देश कहाँ के होंगे। जब हम 22 दिसंबर की बात करते हैं मतलब सूर्य इस वक्त मकर रेखा के पास में होगा। ऐसे में ये 7 देश किस तरफ होंगे, यह कर्क रेखा के उस यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ होंगे, पोल की तरफ होंगे। तो चलिए हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब हम बढ़ें, ऊपर की तरफ जाएं, तो आर्कटिक सर्किल के ऊपर वाले देश ही ऐसे देश होंगे। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ अपनी रोशनी ज्यादा दे रहा होगा तो आर्कटिक सर्किल के ऊपर वाले देशों में रात्रि लगातार बनी रहेगी। और यहां पे स्टेटमेंट क्या कहता है, कम से कम 7 ऐसे देश हैं जहां पर सूर्योदय ही नहीं होता है। अब यहीं पे बात करते हैं क्या 7 हैं या कितने हैं। तो चलिए इसके ऊपर की देश ही हैं जहां पे सूर्योदय नहीं होता है। कौन कौन से हैं, जरा इस आर्कटिक सर्कल को एक सर्कल की तरह देखते हैं। तो यह वो सर्कल है। अब कितने देश इसमें आते हैं एक तरफ से चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये अलास्का यानी कि यूनाइटेड स्टेट, फिर उसके बाद देखिए कनाडा 2, फिर ग्रीनलैंड के रूप में डेनमार्क 3, फिर उसके बाद देखें तो यहां पर नॉर्वे 4, स्वीडन 5, फिर उसके बाद फिनलैंड 6 और उसके बाद फिर रशिया 7। 7 देश तो कम से कम हमें सीधे सीधे मिल चुके हैं। अभी ढूंढेंगे तो और देश मिल जाएगा, द्वीप के रूप में मौजूद होंगे कुछ देशों का क्षेत्र, लेकिन 7 तो हमें सीधे सीधे दिखाई देते हैं। और स्टेटमेंट भी यही कहता है कि कम से कम 7 देश ऐसे हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में 22 दिसंबर को सूर्योदय नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट अगर सही है तो उत्तर क्या होगा, सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एम पॉक्स की महामारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती है। अब महामारी फैल सकती है, इस वजह से वहां के कुछ क्षेत्रों को चलिए जानते हैं, भौगोलिक इकाई और उसकी विशेषता के रूप में। कालाहारी मरुस्थल विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका का एकमात्र मरुस्थल। दूसरा है विक्टोरिया झील, महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित झील। तीसरा है कटंगा का पठार, अफ्रीका की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र। चौथा है चाड झील, यहां से निकलने वाली एक नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। चलिए हमें क्या जानना है कि कौन सा युग्म सही है। तो 3 युग्म यहां पर गलत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल के आगे क्या विशेषता बता रहा है कि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका का एकमात्र मरुस्थल। चलिए अफ्रीका में आ गए। अफ्रीका में कहां पे आना है, कालाहारी डेजर्ट, ये देख रहे हैं। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका के एकमात्र मरुस्थल। अब देखिए विषुवत रेखा कहां पे है, ये है। अब इसके दक्षिण में हम आते हैं तो कालाहारी के पास में ही, जस्ट इसके पास में देखिए तो यहाँ पे नामीब डेजर्ट है। अब नामीब जो डेजर्ट है यह जो है इसके पास में ही है कालाहारी के, और यह भी डेजर्ट है और यह भी विषुवत रेखा के दक्षिण में है। तो यह जो स्टेटमेंट कह रहा है
कि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका के एकमात्र मरुस्थल, तो एकमात्र तो रहा ही नहीं, नामीब भी है, तो इसका मतलब यह युग्म गलत है। दूसरा देखिए, विक्टोरिया झील अब महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित है। चलिए पहले देखते हैं विक्टोरिया झील कहाँ है। देखिए विक्टोरिया झील है यहां पर। अब आप देखें तो ईस्ट रिफ्ट वैली आपको यहां दिखाई देगी और वेस्ट रिफ्ट वैली आपको यहां दिखाई देगी, और उन दोनों के ही बीच में है लेक विक्टोरिया। लेकिन लेक विक्टोरिया के बारे में और इन दोनों जो रिफ्ट वैली है, महान भ्रंश घाटी है, इन महान भ्रंश घाटी में बहुत सारी लेक बनी है, वो सारी की सारी भ्रंश घाटी के बनने से बनी है। लेकिन यह लेक विक्टोरिया ऐसी लेक है जो कि इन दोनों भ्रंश घाटी के बनने से नहीं बनी, बल्कि इन दोनों के बीच में प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पे लो लैंड था। तो जो स्टेटमेंट वाली बात कही गई है कि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित झील है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो यह भी बात गलत हो गई। फिर उसके बाद देखिए, कटंगा का पठार अफ्रीका की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र है। क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं। कटंगा का प्लाटेव यहाँ पे है, और कौन सी 2 नदियों की बात करता है ये देख लेते हैं। दरअसल यहां से एक नदी निकलती है, ये है कॉन्गो। एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? जाम्बेजी। ये है जाम्बेजी नदी। अब कॉन्गो और जाम्बेजी नदी के बारे में एक बात समझिए कि दोनों की दोनों कटंगा के पठार से निकल रही हैं और अफ्रीका की 2 प्रमुख नदियां हैं। तो बिल्कुल यह बात हमारे गले से उतर सकती है, क्योंकि हमने इसको नक्शे में देख लिया है, कॉन्गो और जाम्बेजी। कॉन्गो नदी के बारे में एक बात आपको पता है? कौन सी बात है वो? कि कॉन्गो नदी जो है, ऐसे यह नीचे की तरफ आएगी, तो कॉन्गो की नदी देखिए आगे जाके यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन पहुंचती है, और यह इक्वेटर को देखिए तो 2 बार काट रही है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो कॉन्गो नदी अफ्रीका में इक्वेटर को 2 बार काट रही है। इसी प्रकार से माही नदी किसको काटती है, कौन सी रेखा को? चलिए बताइए, आपको पता ही होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी छोटा सवाल है, जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। हमने सारे के सारे देख लिए थे, एक रह गया था चाड झील का। यहां से निकलने वाली एक नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। देखिए हमें जवाब मिल चुका है, एक ही सही जानना था और वो सही यही है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। चाड झील, यहां से निकलने वाली एक नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, क्या ऐसा है? तो चलिए चाड झील यहां पर है, लेक चाड। आप कहता है कि यहां से निकलने वाली एक नदी गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी क्या है? ये है गल्फ ऑफ गिनी, यहां पे आती है। तो क्या ऐसा है? देखिए आने को तो आ सकती है, लेकिन यह नहीं है, क्योंकि लेक चाड ऐसी लेक है जहां पर नदियां जाती हैं और अपना पानी वहां पर डंप करती हैं। अगर पानी डंप कर रही मतलब कि वह नीचे की तरफ है, वह क्षेत्र जो होगा वह नीचे की तरफ दबा हुआ क्षेत्र होगा, तभी वहां पे पानी डंप हो रहा है। अगर वह ऊपर की तरफ होता तभी तो वहां से नदी निकलती, नदी की धारा निकलती, फिर वो आगे कहीं ना कहीं बढ़ती, हो सकता है गल्फ ऑफ गिनी में भी जाती। लेकिन अब ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी वैसे ही किसी नदी का जाके डंप हो रहा है। भारत में भी इस प्रकार की अन्य नदियां हैं। चलिए, तो हमने यह देखा यह भी गलत है, लेकिन सी वाला हमारा उत्तर सही है, तो सही उत्तर सी मिल चुका है। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले सवाल में, और अगला सवाल यह यूपीएससी परीक्षा में 2016 में पूछा जा चुका है, सेट ए में। यह सवाल आपको बताता है कि चर्चा में रहने वाली जगहें किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उससे जुड़े हुए मानचित्र पर आधारित। अब देखिए, कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामले के संदर्भ में आता है? अब देखिए, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2016 के पेपर में आया है, तो उस वक्त ज्यादा चर्चा में था, जितना आज है उससे कहीं ज्यादा, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आ गया है। अब जो जगहें चर्चा में हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल, अब मानचित्र आधारित प्रश्न आपको यूपीएससी के पेपर में देखने को मिल सकता है। इसका सही जवाब आपको मुझे पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए बता देता हूं। चीन इसका सही जवाब है। मल्टी मॉडल परियोजना है, जिसका वन बेल्ट वन रोड नाम था, लेकिन अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI इसका नाम हो चुका है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, 10 साल अभी इस साल 2023 में इसको हो चुके हैं। किस प्रकार से मल्टी मॉडल परियोजना, मतलब स्थल क्षेत्र के माध्यम से और समुद्र के क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के कई देशों से जुड़ने का प्रयास चीन कर रहा है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, अगर आपको जानना है तो आप एक बार सर्च करके दृष्टिया इस चैनल पर विस्तार से भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जितनी भी खबरों पर आज हमने चर्चा की है, उनके बारे में वे कौन कौन सी खबरें थी जिनके माध्यम से ये सवाल आपके सामने आए हैं, वे सारी की सारी खबरें आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में ही मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहां विजिट करके देख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल के लिए अभ्यास प्रश्न है, एक व्यक्ति अफ्रीकी मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी बिंदु रास साफून से अफ्रीकी मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुल्हास के तट के साथ जल मार्ग से यात्रा करना चाहता है।
उसके मार्ग में आने वाले निम्नलिखित देशों के तटों का सही क्रम क्या होगा। देखिए, एक ही जगह की बात कर रहा है, अफ्रीका की। एक अफ्रीका का पूर्वी बिंदु है और दूसरा उसी का दक्षिणी बिंदु है। अब जल मार्ग के माध्यम से जाना चाहता है वह, तो रास्ते में कौन कौन से देशों के तट मिलेंगे, क्रम से बताना है। सोमालिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक। सही कूट का चुनाव करना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, सही उत्तर बताते हैं, तो हमें बेहतर लगता है, हम और बेहतर करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।